हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। अब आज के सेशन में हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। लास्ट सेशन में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा था और उसको काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश की थी और हमने वापस से एक बार फ्लो चार्ट देखा था कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन, वो कैसे होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इस तरीके से अब तक आपको ये ब्लड सर्कुलेशन बाय हार्ट हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्रीवियस सेशंस को देखिए। आज का सेशन देखने से पहले आपको लास्ट सेशन ज़रूर देखना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो मेक श्योर कि आप प्रीवियस सेशन ज़रूर देखें, तभी आपको आज का सेशन समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रह सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको थ्योरी को रिलेट करना भी आना चाहिए। तो हम एक एक डायग्राम का लेबल देखते जाएंगे और उसके रिलेटेड थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे, ताकि साइमल्टेनियसली डायग्राम को थ्योरी से कैसे रिलेट करना है और डायग्राम को पढ़ना कैसे है ये आपको पता चले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के इंट्रोडक्शन से। अब देखिए क्या बताया गया है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, आपका हार्ट जो रहता है, इस हार्ट को जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन से कट करोगे, मतलब जब आप ऐसे कट करोगे तो कट करने के बाद आपको ये अंदर का लेयर कैसा दिखाई देगा, उस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एट्रिया की। किसकी बात कर रहे हैं? एट्रिया की। तो हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। कितने चेंबर्स होते हैं? ह्यूमन हार्ट इज 4 चेंबर्ड। These 2 are upper 2 chambers, that is atria, and these 2 are lower 2 chambers, that are ventricles. आपको देखो प्रीवियस सेशन में भी और आज के सेशन में भी क्या दिखाई दे रहा है? That atria are smaller than ventricles. Atria, आपके जो ऑरिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स से छोटे हैं, क्योंकि ऑरिकल्स में ब्लड सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही रहता है और ये सारा ब्लड तुरंत वेंट्रिकल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो एट्रिया आर ऑलवेज स्मॉलर देन द वेंट्रिकल्स। अपर 2 चेंबर्स आर स्मॉलर देन लोअर 2 चेंबर्स। सो ये आपका राइट साइड का हार्ट है। ये आपका क्या है? ये आपका राइट साइड का हार्ट है और ये आपका लेफ्ट साइड का हार्ट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ क्योंकि लास्ट सेशन में हमने लिखा था। ये आपका हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये आपका हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या हो जाएगा? ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमने 4 चेंबर्स देख लिए हार्ट के, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अपर 2 एट्रियम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे। हम एट्रिया के बारे में स्टडी करेंगे और एट्रिया के बारे में स्टडी होने के बाद हम वेंट्रिकल्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एट्रिया के बारे में क्या बताया गया है। दीज आर द थिन वॉल्ड रिसीविंग चेंबर्स ऑफ द हार्ट। क्या करोगे? आपको क्या बोला गया है? आपके जो एट्रिया होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं, मतलब वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में। देखो वेंट्रिकल का ये पर्पल कलर का अंदर थिक वॉल बना रहा है, ये वेंट्रिकल्स का इतना मोटा लेयर है और एट्रियम का इतना इतना पतला पतला लेयर है। सो एट्रिया आर 2 चेंबर्स, अपर 2 चेंबर्स which are thin as compared to ventricles, and these 2 chambers are receiving chambers। मतलब एट्रियम में ब्लड आता है और वेंट्रिकल से ब्लड जाता है। एट्रियम में ब्लड आता है और वेंट्रिकल से ब्लड जाता है। So these 2 are receiving chambers and these 2 are transporting chambers. Okay, so these are thin walled receiving chambers of heart. They are separated from each other by interauricular septum। अब आपका फर्स्ट लेबलिंग, ये जो 2 एट्रियम है, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि हर एक चेंबर एक दूसरे से अलग अलग डिवाइडेड है, सेपरेटेड है। मतलब ये चेंबर और ये चेंबर के बीच में एक मेम्ब्रेन है, वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक मेम्ब्रेन है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? 2 एट्रियम के बीच का जो लेयर है, देखो अभी ये आयोटा के पीछे वो मेम्ब्रेन छुप गया है, लेकिन ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में जो एक सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है, थ्योरी में क्या बताया जा रहा है? दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटरऑरिकुलर सेप्टम। तो ये जो 2 एट्रिया है, ये दोनों कैसे सेपरेट हो रहे हैं? इनके बीच में एक सेप्टम पास हो रहा है। सेप्टम मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन पास हो रहा है? इंटरऑरिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इनके बीच में? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। कौन सा सेप्टम प्रेजेंट है इनके बीच में? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। सो द 2 एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। अब इसके बाद क्या बताया गया है? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम हैज एन ओवल डिप्रेशन कॉल्ड फोसा ओवैलिस। इसको अंडरलाइन करो। फोसा ओवैलिस क्या होता है? मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि फीटस का हार्ट जो होता है वो लंग्स के पास ब्लड नहीं भेज पाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि फीटस का लंग्स जो होता है उसके अंदर का जो एल्वियोलाई है वो पूरी तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड से भरा हुआ होता है, जिसके वजह से फीटस के लंग में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है।
तो फिर लंग्स के पास ब्लड भेजकर क्या फ़ायदा है। इसीलिए हमारा फीटस क्या करता है, हमारा फीटस हार्ट के एक चेंबर से दूसरे चेंबर में डायरेक्ट ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देता है। मतलब हमारा फीटस, उसको जो प्लेसेंटा से ऑक्सीजन मिलता है, उसी प्लेसेंटा का ऑक्सीजन वो आपस में शेयर करते रहता है, एक्सचेंज करते रहता है। तो जब हमारा फीटस राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम नहीं बोलेंगे, जब हमारा फीटस पल्मोनरी ट्रंक से लेफ्ट एट्रियम में हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या आप डायरेक्ट बोलो कि आयोर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, ये दोनों डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में खुल रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा होल प्रेजेंट होता है। उस होल को मैं इस कलर से बनाती हूँ। यहाँ पर ऐसा सॉरी चलो दूसरे मार्कर से बना देती हूँ मैं। ओके, सो क्या बताया गया हमको यहाँ पर कि हमारा जो ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में यहाँ पर एक होल प्रेजेंट होता है। ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ मैं, एक होल प्रेजेंट होता है। ये होल क्या करेगा, हमारे फीटस के ब्लड को एक चेंबर से दूसरे चेंबर में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करेगा। मतलब ब्लड को पूरी बॉडी से घूम कर फिर दूसरे चेंबर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयोर्टा से डायरेक्ट ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयोर्टा से डायरेक्ट ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। सो इस होल को हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। क्या बोलते हैं इसको हम, फोरामेन ओवेल। आपको इसके बारे में एकदम डिटेल स्टडी आपके मेडिसिन के स्टडी में, मतलब जब आप MBBS पढ़ेंगे तो तब आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी आपको सिर्फ क्या समझना है कि फीटस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। फोरामेन ओवेल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फीटस के अंदर। और जब फीटस बर्थ ले लेता है, मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके 3 हफ्ते के बाद, 3 से 4 हफ्ते के बाद वो फोरामेन ओवेल कन्वर्ट हो जाता है फोसा ओवैलिस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, फोसा ओवैलिस में, जो आपको थियोरी में लाइन दी गई है। द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम हैज़ एन ओवल डिप्रेशन। ओवल डिप्रेशन मतलब ऐसे छोटा सा होल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जब बच्चा पेट में है तो वो होल आर पार करता है ब्लड को, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो होल सील हो जाता है, वो होल बंद हो जाता है, और फिर वहाँ पर खाली एक छोटा सा गड्ढा रह जाता है, छोटा सा डिप्रेशन रह जाता है। जब बच्चे का वो होल रहता है, जब बच्चे में फीटस में वो होल रहता है, तो उसको फोरामेन ओवैलिस बोलते हैं, फोरामेन ओवेल या फोरामेन ओवैलिस। लेकिन जब वो बच्चा पैदा हो जाता है और जब उसका वो होल बंद हो जाता है, तो उस फोरामेन ओवैलिस को हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस। क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस। तो आपको क्या बोला गया है, द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम हैज़ एन ओवल डिप्रेशन। मतलब वो होल जो बच्चे में था, जब बच्चा पेट में था और उसके पेट में जब वो होल था, तो जब वो होल बंद हो गया, वो एक गड्ढा बन गया। इट हैज़ एन ओवल डिप्रेशन कॉल्ड फोसा ओवैलिस। और ये फोसा ओवैलिस कहाँ से आया, इट इज़ द रेमिनेंट ऑफ द एम्ब्रियोनिक। रेमिनेंट मतलब बचा हुआ, एम्ब्रियो से जो फीटस था, फीटस में होल था, उस होल को हम क्या बोलते थे, फोरामेन ओवैलिस। तो वो बचा हुआ फोरामेन ओवैलिस कन्वर्ट हो गया फोसा ओवैलिस में। सो इट इज़ अ रेमिनेंट ऑफ द एम्ब्रियोनिक अपर्चर कॉल्ड फोरामेन ओवैलिस। मतलब हार्ट को इजीली ट्रांसपोर्ट करने के लिए बच्चे के चेम्बर्स के बीच में छोटा सा होल प्रेजेंट होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। होल नहीं बोल सकते, लेकिन क्या होता है एक्चुअली पता है, ये आयोर्टा ना इधर से डिग्रेड हो जाता है, तो एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो हमारे ब्लड को डायरेक्ट आयोर्टा से या पल्मोनरी ट्रंक से लेफ्ट एट्रियम में डाल देता है। तो फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, आयोर्टा से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर करने दे देता है, और उस फ्लैप लाइक या उस अपर्चर को हम बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो फोरामेन ओवैलिस कन्वर्ट हो जाता है फोसा ओवैलिस में। और इसीलिए बहुत बार क्या हो जाता है, जो बच्चे पैदा होते हैं, तो आपने सुना होगा कि आजकल मतलब दिल में छेद है, वो तो एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो एकदम नए नए बच्चे पैदा होते हैं और उनको बोला जाता है ना कि इसके मतलब हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा वो उसका वो होल अपने आप भर जाएगा। तो वो जो दूसरे तरीके का होल होता है वो एक्चुअली फोरामेन ओवेल होता है। तो जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका फोरामेन ओवेल जो है वहाँ पर मसल ग्रोथ हो जाती है, और वो मसल ग्रोथ उस अपर्चर को क्लोज कर देती है, सील कर देती है, उस होल को सील कर देती है, और वो फोरामेन ओवैलिस बन जाता है फोसा ओवैलिस। आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया है तो भी टेंशन मत लो, सिर्फ इतना याद रखो, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में एक छोटा सा ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। जब बच्चा पेट में होता है तो वो ढक्कन खुलता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो ढक्कन बंद हो जाता है। जब ढक्कन खुलता है तो उसको बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस, और जब ढक्कन बंद हो जाता है बच्चे के पैदा होने के बाद तो उसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस। जब तक बच्चा पेट में है तो उस ढक्कन को बोलेंगे फोरामेन ओवैलिस, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे फोसा ओवैलिस। बस इतना ही डिफरेंस आप याद रखो। समझ में आया? सो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम
एट्रियम हैज foramen ovalis और we can say fossa ovalis which is the remnant of foramen ovalis। इतना समझ में आया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। पहले मेरे को ये इरेज कर देने दो ताकि आपका डायग्राम जैसे पहले दिख रहा था वैसे मैं ड्रॉ कर सकूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ये पल्मोनरी ट्रंक आपका जैसा दिख रहा था वैसा बना देते हैं और ये आयोर्टा जैसा दिख रहा था वैसा बना देते हैं। ओके, ऑलराइट। अब देखो आपको आगे क्या बताया गया है। आगे की थियोरी में क्या बताया है हमको, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस ओपन इनटू द राइट एट्रियम। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम पहले एट्रियम्स की बात कर रहे हैं ना। पहले हम राइट एट्रियम की बात करेंगे। राइट एट्रियम में क्या क्या ओपन हो रहा है, सुपीरियर वेना कावा। ये देखो, ये जो एक ब्लू कलर की वेसल यहाँ से निकल रही है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए मैंने इसको ब्लू कलर में बनाया। सुपीरियर वेना कावा, ऊपर के पार्ट से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, मतलब अपर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा वो कौन कैरी करेगा, सुपीरियर वेना कावा कैरी करेगा। कौन कैरी करेगा, सुपीरियर वेना कावा। ओके, सुपीरियर वेना कावा, इसको आप प्री केवल भी बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप, प्री केवल। और लोअर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं उसको हम, इंफीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं उसको, इंफीरियर वेना कावा। और इसको ही हम बोलते हैं पोस्ट केवल। क्या बोलते हैं इसको हम, पोस्ट केवल। सो सुपीरियर वेना कावा इज ऑल्सो नोन एज प्री केवल एंड इंफीरियर वेना कावा इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट केवल। और जो बाकी का बचा हुआ बॉडी का वेन्स होता है वो सारा वेन्स एक साथ इकट्ठा होकर कोरोनरी साइनस बन जाता है। क्या बन जाता है, कोरोनरी साइनस। तो देखो यहाँ पर ये 2C जो है इसका लेबलिंग देखो क्या बन जाता है, वो कोरोनरी साइनस। आपके राइट एट्रियम में 3 अलग अलग वेसल्स ओपन हो रही हैं। कौन कौन सी वेसल ओपन हो रही है, सुपीरियर वेना कावा विच इज ऑल्सो नोन एज प्री केवल, इंफीरियर वेना कावा विच इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट केवल एंड कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस मीन्स all the veins of the body, okay, other than vena cava. So superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus। देखो इधर से superior vena cava ओपन होके राइट एट्रियम में ब्लड डालेगा, इधर से inferior vena cava राइट एट्रियम में होके ब्लड डालेगा, ये ओपनिंग है। और यहाँ से कोरोनरी साइनस ओपन होके अपना ब्लड डालेगा राइट एट्रियम में। तो देखो राइट एट्रियम में कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है और कोरोनरी साइनस से ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, बताओ कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ओके, so superior vena cava and inferior vena cava are the largest vein of the body and in coronary sinus they all together open into the right atrium। लेकिन आपका ये जो inferior vena cava और coronary sinus है ये दोनों डायरेक्ट ओपन नहीं होते हैं। देखो सुपीरियर वेना कावा तो डायरेक्ट ओपन हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ऊपर के साइड से ब्लड डायरेक्ट नीचे जाता है, लेकिन इंफीरियर वेना कावा हार्ट के नीचे के साइड में प्रेजेंट है। तो नीचे के साइड में प्रेजेंट है मतलब उसको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, एंटी ग्रेविटी काम कर रहा है वो। तो इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के लिए एक ढक्कन प्रेजेंट है। सुपीरियर वेना कावा को ढक्कन की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लड डायरेक्ट नीचे आता है, लेकिन इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगाया गया है, एक ढक्कन लगाया गया है जिसको हम बोलते हैं वॉल्व। क्या बोलते हैं हम, वॉल्व। तो आपका जो इंफीरियर वेना कावा है मतलब आपका ये जो पोस्ट केवल है इसके ऊपर एक वॉल्व है, ये ऑरेंज कलर का देखो मैंने ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। और ये जो कोरोनरी साइनस है इसके ऊपर एक वॉल्व है। तो इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के ऊपर जो वॉल्व है ये ढक्कन जब खुलेंगे तभी इनका ब्लड एट्रियम में जाएगा। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो आगे क्या बताया गया है, ओपनिंग ऑफ द पोस्ट केवल। पोस्ट केवल मीन्स इंफीरियर वेना कावा इज गार्डेड बाय अ यूस्टेशियन वॉल्व। इंफीरियर वेना कावा को कौन गार्ड करता है, मतलब इस ढक्कन को, इंफीरियर वेना कावा वाले ढक्कन को हम क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको हम, यूस्टेशियन वॉल्व। रुको दूसरे कलर से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। यूस्टेशियन वॉल्व क्या बोलते हैं उसको हम, यूस्टेशियन वॉल्व। आपका जो ये पोस्ट केवल ट्यूब है, इंफीरियर वेना कावा है, इस इंफीरियर वेना कावा के इस ढक्कन को, ये ढक्कन खुलेगा तभी इसका ब्लड एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। इस ढक्कन को हम बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व। और कोरोनरी साइनस के ढक्कन को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस के ढक्कन को हम क्या बोलते हैं, थेबेशियन वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको हम, थेबेशियन वॉल्व। देखो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, स्पेलिंग देख लेना आप भी अच्छे से, मैं करेक्ट स्पेलिंग लिख रही हूँ। ओके, वॉल्व मतलब क्या होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर।
ऑलराइट, सो देखो क्या बोला मैंने, हम एट्रियम का देख रहे हैं पार्ट। तो एट्रियम के बारे में हमको क्या बताया गया है, आपके ब्लड, आपके बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, वेन्स कैरी करेंगे। आपकी बॉडी की लार्जेस्ट वेन कौन सी है, वेना कावा है। तो अपर बॉडी, ऊपर के बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी कर रहा है, सुपीरियर वेना कावा। लोअर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है, इंफीरियर वेना कावा। और बाकी का बचा हुआ जो छोटे छोटे कैपिलरीज हैं वो सारा वेन्स लाकर किसको ब्लड देता है, कोरोनरी साइनस को। सुपीरियर वेना कावा को कोई ढक्कन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ब्लड डायरेक्ट पोर करता है बॉडी में, क्योंकि वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में है। इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस नीचे से आ रहे हैं, एंटी ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इनको एक फ्लैप कवर दिया गया है। वो फ्लैप या वॉल्व लाइक जो स्ट्रक्चर है उसके नाम आपको याद रखने हैं, नीट में पूछा जाता है। इंफीरियर वेना कावा का जो फ्लैप है उसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व, और कोरोनरी साइनस का जो वॉल्व है उसको हम बोलते हैं थेबेशियन वॉल्व। ये दोनों वॉल्व का नाम आपको याद रखना है। ओके, सो दिस इज द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। तीनों वेन्स ओपन होकर हमको क्या देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगे। क्या देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन उसके पहले आगे थ्योरी पढ़ते हैं। Thebesian valve guards the opening of the coronary sinus into the right atrium. 4 pulmonary veins open into the left atrium. अब देखो आपके लेफ्ट एट्रियम में क्या खुल रहे हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स। 2 पल्मोनरी वेन आपके राइट एट्रियम से आकर पीछे से लेफ्ट एट्रियम में जाके खुलते हैं, ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। ये जो 2 पल्मोनरी वेन्स हैं ये देखने के लिए आपको राइट एट्रियम के पीछे दिख रहे हैं, लेकिन इसका जो दूसरा एंड है वो कहाँ ओपन हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। सो ये वाले 2 वेन्स और इसके खुद के लेफ्ट एट्रियम के खुद के 2 वेन्स, राइट एट्रियम के 2 वेन्स और लेफ्ट एट्रियम के खुद के 2 वेन्स, टोटल कितने वेन्स ओपन होते हैं लेफ्ट एट्रियम में, कितने वेन्स ओपन होते हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स। कितने वेन्स ओपन हो रहे हैं, 2 पेयर, 2 जोड़ी। 2 जोड़ी मतलब क्या होता है, 4 पल्मोनरी वेन्स। सो 4 पल्मोनरी वेन्स कहाँ पर ओपन हो रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम में। देखो आपका सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस क्या कर रहा है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। इधर तक समझाना, हाँ। और लेफ्ट एट्रियम में क्या हो रहा है, 4 पल्मोनरी वेन्स ओपन हो रहे हैं। आप पहले एक एक चेंबर का समझ लो, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है। ओके, ऑलराइट। अब आगे क्या बताया गया है कि दीज ओपनिंग्स आर विदाउट एनी वॉल्स। इनके ऊपर कोई ढक्कन प्रेजेंट नहीं है। ये ओपनिंग कैसे है, विदाउट एनी वॉल्स है। इसका देखो ये वाले 2 ट्यूब का ओपनिंग यहाँ हो रहा है और इन 2 ट्यूब का ओपनिंग यहाँ पर होगा, ऐसे। इन 2 ट्यूब का ओपनिंग यहाँ पर होगा और इन 2 ट्यूब का ओपनिंग यहाँ पर हो रहा है। सो 4 ओपनिंग्स हो रहे हैं आपके लेफ्ट एट्रियम में। अब देखो आगे क्या बताया गया हमको, बोथ द एट्रिया ओपन इनटू द वेंट्रिकल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर्स। अब आगे क्या बताया गया हमको, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों एट्रियम वेंट्रिकल में ओपन होंगे, मतलब यहाँ का ब्लड यहाँ जाएगा और यहाँ का ब्लड यहाँ जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में अपर्चर, ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, अपर्चर प्रेजेंट है। ये जो लेबल नंबर 4 है, इस लेबर को हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको हम, एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। यहाँ पर भी एक अपर्चर, उस फ्लैप लाइक या दरवाजे जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अपर्चर, एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। क्या बोलते हैं उसको, एट्रियो, ये देखो इसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ये आपके लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट है और राइट साइड में भी प्रेजेंट है। लेबल नंबर 4 मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ, एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। क्या लिखा है मैंने, एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। इसका फुल फॉर्म मैंने इस साइड लिखा है। ओके, सो आपके राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, बोथ द एट्रिया ओपन इनटू द वेंट्रिकल्स विद द हेल्प ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। अब देखो थ्योरी में आगे क्या बताया गया है, These openings are guarded by cuspid valves. ये जो ओपनिंग है ये किससे प्रोटेक्ट की गई है, ये यहाँ पर भी वॉल्व्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वॉल्व। वॉल्व मतलब क्या होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर कौन से वॉल्व प्रेजेंट है, कस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। कौन से वॉल्व प्रेजेंट है, कस्पिड वॉल्व। कस्पिड मतलब क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। कस्पिड मतलब क्या होता है, कप लाइक, इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। आपका जो राइट साइड का चेंबर है, जो आपके राइट साइड के चेंबर हैं, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट है। कितने कस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, 3। तो उसको हम बोलेंगे ट्राई कस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे उसको हम, ट्राई कस्पिड वॉल्व। और आपके लेफ्ट साइड के चेंबर में, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में
दो कस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे उसको हम? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। ये दूसरा नाम है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया गया है वहां पर ये लेबलिंग्स दी गई हैं। ओके, सो क्या बोला हमने कि आपके जो हार्ट के 4 चेंबर्स हैं ये चारों ओपन होते हैं एक दूसरे के लिए। जो आपका राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, लेकिन ओपन होने से पहले यहाँ पर एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये ढक्कन कैसे खुलेगा? ये ढक्कन सिर्फ नीचे की तरफ खुलेगा। कैसे खुलेगा? नीचे की तरफ। ये कभी ऐसा नहीं खुलेगा, ये हमेशा सिर्फ ऐसा खुलेगा, मतलब ऊपर का ब्लड नीचे आएगा, नीचे का ब्लड कभी ऊपर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर भी ये ढक्कन कैसा खुलेगा? यहाँ पर ये बाइकस्पिड वॉल्व भी नीचे की तरफ खुलेगा, ये ऊपर की तरफ कभी नहीं खुलेगा। मतलब सिर्फ ऊपर का ब्लड, जैसे ये मसल इसको खींचेंगे, जैसे ये मसल जो है ये हमारे वॉल्व को खींचेंगे तो ढक्कन खुल जाएगा, सारा ब्लड नीचे आ जाएगा और फिर ये ढक्कन वापस ऊपर चला जाएगा। ये ढक्कन एक ही साइड, दरवाजा कैसे आपका दरवाजा एक ही साइड खुलता है, दूसरी साइड नहीं खुलता है, तो वैसे ये वॉल्व बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं। तो इससे क्या होता है? आपके ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन रहता है। क्या होता है? आपके ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन रहता है, मतलब ब्लड सिर्फ ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाएगा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रिवेंट होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन रहता है। और बैक फ्लो नहीं होता है। बैक फ्लो मतलब यहाँ का ब्लड यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ का ब्लड डायरेक्ट यहाँ जाना चाहिए, वेंट्रिकल का ब्लड एट्रियम में नहीं जाना चाहिए। तो ये काम वॉल्व्स का होता है। किसका होता है? ये काम वॉल्व्स का होता है। तो आगे देखो थियोरी में क्या बताया गया है। द ट्राइकस्पिड वॉल्व, कौन सा वॉल्व? ये देखो, ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, दैट इज राइट एवी अपर्चर, मतलब राइट साइड का अपर्चर, ये राइट साइड के एवी अपर्चर के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। एंड बाइकस्पिड वॉल्व, या उसका दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड बोलो या मिट्रल बोलो, एक ही मतलब है। सो बाइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन दी लेफ्ट अपर्चर। कहाँ पर प्रेजेंट है? ये लेफ्ट एवी अपर्चर। दिस इज लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, दिस इज राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। ये राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का है। अब आगे क्या बताया गया है हमको? ऑल दीज हार्ट वॉल्व्स हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। मैंने आपको जो बताया कि ये वॉल्व के वजह से क्या होता है? यूनिडायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है, मतलब ब्लड सिर्फ ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन रहेगा। एंड दे ऑल्सो अवॉइड बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। और इन अपर्चर्स की वजह से क्या होता है? ब्लड आपका कभी पीछे नहीं जाएगा, मतलब बैक फ्लो नहीं होगा। जैसे खाना सिर्फ नीचे जाना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए, सो वैसे ही ब्लड सिर्फ नीचे जाएगा, बैक फ्लो नहीं होगा। ओके, सो कस्पिड वॉल्व का आपको अगर एडवांटेज या सिग्निफिकेंस पूछा तो आप क्या बोलोगे? दैट द कस्पिड वॉल्व्स, चाहे बाइकस्पिड हो चाहे ट्राइकस्पिड हो, क्या फंक्शन है उनका? दे मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड एंड दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या क्या देखा हमने? हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम आपस में कैसे सेपरेटेड है? विद द हेल्प ऑफ इंटरऑरिकुलर सेप्टम। किसकी मदद से सेपरेटेड है? इंटरऑरिकुलर सेप्टम। फिर क्या देखा हमने? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल से कैसे सेपरेटेड है? विद द हेल्प ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। हमने पहले राइट एट्रियम का पार्ट देखा। राइट एट्रियम से क्या निकलता है? एक बड़ा सा वेन निकलता है, सुपीरियर वेना कावा विच कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इंफीरियर वेना कावा विच कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड कोरोनरी साइनस क्या करता है? अलग अलग वेन्स को कंबाइन करके इट ट्रांसफर्स रिमेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये तीनों वेन्स, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस, ये तीनों वेन्स मिलकर क्या करते हैं? ये तीनों वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करते हैं। कहाँ पर? राइट एट्रियम में। आपका जो इंफीरियर वेना कावा है उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व, और कोरोनरी साइनस के ऊपर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं थेबेशियन वॉल्व। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन्स ओपन हो रही हैं। 2 पल्मोनरी वेन राइट एट्रियम के पीछे से आ रही हैं और 2 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम की खुद की हैं। ये 4 पल्मोनरी वेन्स कहाँ पर हो रही हैं ओपन? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ ओपन हो रही है? लेफ्ट एट्रियम में। ये पल्मोनरी वेन्स का क्या काम है? ये पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज करेंगी। यहाँ पे क्या रिलीज करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पल्मोनरी वेन्स क्या रिलीज करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ये वाली वेन्स, ये जो वेना कावा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज कर रही हैं। पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज करेंगी लेफ्ट एट्रियम में, और इसीलिए ये सेप्टम जो होता है, ये सेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो सके, इसीलिए इंटरऑरिकुलर सेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अपर्चर और ये वॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चारों में अलग अलग टाइप का ब्लड प्रेजेंट है, तो ये चारों टाइप का ब्लड एक साथ मिक्स ना हो जाए, इसीलिए इनके बीच का वॉल्व और इनके बीच का जो सेप्टम है वो प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप अब आपको सेप्टम और वॉल्स का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब देखो हमको यहाँ पर क्या बताया गया है वेंट्रिकल्स के बारे में। अब हम किसके बारे में देख रहे हैं? वेंट्रिकल्स के बारे में देख रहे हैं। सो वेंट्रिकल्स के बारे में हमको क्या बताया जा रहा है? These are inferior thick walled pumping chambers of the heart। ये जो दो वेंट्रिकल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है? नीचे की तरफ। एट्रिया ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, सो दीज आर सुपीरियर। वेंट्रिकल्स नीचे की तरफ प्रेजेंट है, सो दीज आर इंफीरियर। ये दो वेंट्रिकल्स हैं और इनकी वॉल कैसे है? थिक है। देखो एट्रिया की वॉल इतनी पतली है, वेंट्रिकल की वॉल इतनी मोटी है। यहाँ पर भी एट्रिया की वॉल इतनी पतली है, वेंट्रिकल की वॉल इतनी मोटी है। सो दीज आर थिन चेम्बर्ड। एट्रिया आर थिन चेम्बर्ड एंड वेंट्रिकल्स आर थिक चेम्बर्ड। द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हमको इधर पे क्या बताया गया है? आपका राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे आपका राइट और लेफ्ट एट्रियम किसकी मदद से सेपरेटेड था? इंटरऑरिकुलर सेप्टम। ये चेंबर और ये चेंबर दोनों को अलग अलग किसने रखा? इंटरऑरिकुलर सेप्टम ने रखा। वैसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल किसकी मदद से सेपरेटेड है? यहाँ पर देखो किसकी मदद से सेपरेटेड है, ये देखो ये लेबल नंबर 5 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम किसकी मदद से सेपरेटेड है? ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन, जो दो चेंबर्स को अलग अलग रखती है, क्योंकि इसमें अलग ब्लड प्रेजेंट रहेगा और इसमें अलग ब्लड प्रेजेंट रहेगा, दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। इसीलिए ये चेंबर और ये चेंबर आपस में किसकी मदद से सेपरेटेड है? ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की मदद से। किसकी मदद से? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की मदद से आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में सेपरेटेड है। अब इसके आगे क्या बताया गया है? वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर मस्क्यूलर एंड अबाउट 3 times थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। देखो इधर क्या बताया जा रहा है आपको कि आपका ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका वॉल राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा थिक है। यहाँ पर देखो आपका ये जो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी अगर देखोगे तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल आपके राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा मोटा है। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल जो है वो राइट वेंट्रिकल के वॉल से ज़्यादा मोटा है। क्यों? क्योंकि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए इस वॉल्व को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो योर लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर थिक, द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर थिक एज कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से 3 गुना ज़्यादा मोटा है। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर मस्क्यूलर एंड अबाउट 3 times थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। इनर सर्फेस ऑफ द वेंट्रिकल्स शोज सेवरल रिजेस कॉल्ड कॉलमने कार्ने। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि आपके ये जो इनर वॉल है, ये जो वेंट्रिकल्स के इनर वॉल है, ये लेबल नंबर 5A क्या बता रहा है हमको? यहाँ पर छोटे छोटे वेसल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे वेसल्स प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं कॉलमने कार्ने। क्या बोलते हैं? जिसको हम कॉलमने कार्ने। आपके टेक्स्ट बुक में ये लेबल दिया गया है। कॉलमने कार्ने का फंक्शन क्या है? सेम यहाँ पर भी मैं खाली शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, सी मतलब क्या होता है? ये देखो सी मतलब क्या होता है? कॉलमने कार्ने। कॉलमने कार्ने मतलब ये छोटे छोटे, ये जो ये ब्लैक कलर के ये मैंने बनाया है, कॉलमने कार्ने मतलब क्या होते हैं? छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जो ब्लड को सप्लाई करते हैं, मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भरते रहते हैं और थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली वेंट्रिकल की वॉल को थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। सो क्या बोला गया है? इनर सर्फेस ऑफ द वेंट्रिकल शो सेवरल रिजेस कॉल्ड कॉलमने कार्ने, या इनका दूसरा नाम है ट्रेबैक्यूले कार्ने, which divide the lumen of ventricle into small pockets or fissures. The lumen of the ventricle also show inelastic fibers called chordae tendinae। क्या बोला गया है कि ये जो मसल्स हैं, ये कौन से मसल्स? ये कॉलमने कार्ने के जो मसल्स हैं, ये कॉलमने कार्ने के मसल्स क्या करेंगे? आपके हार्ट के अंदर ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स बनाएंगे, मतलब छोटे छोटे गैप्स प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर ब्लड सेटल हो सके। और ये कॉलमने कार्ने की वजह से ही और फिलामेंट्स निकलते हैं और लिगामेंट्स निकलते हैं, और उन लिगामेंट्स को, ये जो 5B दिया गया है, उन लिगामेंट्स को हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। क्या बोलते हैं उनको हम? कॉर्डे टेंडिने। देखो ये राइट साइड में लेबलिंग्स बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, तो अच्छे से देखो। यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैं। कॉर्डे टेंडिने क्या है?
आपके कॉलमने कार्ने के वजह से, ये साइड के मसल के वजह से, ये जो बीच बीच के मसल्स प्रोवाइड हो रहे हैं ना, बीच बीच के ये लिगामेंट जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये देखो, ये जो वॉल्व से हमारे, इस वॉल्व से लेकर वेंट्रिकल के वॉल तक, इस फ्लैप से लेकर वेंट्रिकल के वॉल तक जो मसल कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग मसल को हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। ये फ्लैप से लेकर इस वॉल के मसल को कनेक्ट करने वाले कॉर्ड को हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। ये लिगामेंट को हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। क्योंकि जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये जो लिगामेंट है ये अपने आप को खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, और जब ये लिगामेंट नीचे की तरफ खींचेगा तो ये ढक्कन नीचे की तरफ खुल जाएगा। जब ये ढक्कन नीचे की तरफ खुल जाएगा तो ऊपर से ब्लड नीचे आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? ये कठपुतली जैसा है, पपेट जैसा है। जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, आपके ये जो कॉर्डे टेंडिने हैं, ये कॉर्डे टेंडिने किससे कनेक्टेड हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से कनेक्टेड है। ध्यान से देखो, आपके ये जो कॉर्डे टेंडिने हैं ये किससे कनेक्टेड है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से कनेक्टेड है। जब आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो किसको पुल करेगा? वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को नीचे पुल करेगा। जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व नीचे की तरफ पुल होंगे तो ढक्कन नीचे की तरफ खुल जाएगा। जब ढक्कन नीचे की तरफ खुलेगा तो ऊपर से ब्लड नीचे आ जाएगा। समझ में आया ये आपको पाथवे? जब राइट एट्रियम भर जाता है, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाता है, तो नीचे प्रेशर अप्लाई होता है और नीचे आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नीचे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाता है तो ऊपर का ब्लड नीचे आ जाता है। सेम यहाँ पर जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कॉर्डे टेंडिने बाइकस्पिड वॉल्व को नीचे खींचते हैं, जिसके वजह से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो आगे क्या बताया गया है। These attach the bicuspid and tricuspid walls to the ventricular wall and regulate their opening and closing। आपको कॉर्डे टेंडिने का फंक्शन बताया है। किसका फंक्शन बताया है? कॉर्डे, ये कॉर्डे टेंडिने का फंक्शन बताया। फिर से बोल रही है, कॉर्डे टेंडिने कहाँ से आया? कॉलमने कार्ने से। मतलब ये जो कॉलमने कार्ने के मसल्स प्रेजेंट थे, ये कॉलमने कार्ने से ही कॉर्डे टेंडिने बने हैं। कॉलमने कार्ने से ही कॉर्डे टेंडिने बने हैं। कॉर्डे टेंडिने का फंक्शन क्या है? रेगुलेटिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स। कॉर्डे टेंडिने का एक लाइन में अगर आपको फंक्शन पूछा तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्डे टेंडिने? इट रेगुलेट्स मीन्स कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कस्पिड वॉल्स, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स। अब आगे आपको क्या बताया गया है? द राइट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द पल्मोनरी आयोर्टा। देखो राइट वेंट्रिकल से क्या खुल रहा है? राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल से क्या ओपन हो रहा है? पल्मोनरी आयोर्टा ओपन हो रहा है। क्या ओपन हो रहा है? पल्मोनरी आयोर्टा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, पल्मोनरी आयोर्टा। मैंने ना नंबरिंग दी है हर एक लेवल को, आपको उसी सीक्वेंस के हिसाब से जाना है। सो राइट वेंट्रिकल से क्या ओपन हो रहा है? पल्मोनरी आयोर्टा। इस पल्मोनरी आयोर्टा से दो आर्टरीज निकल रही हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड, देखो पल्मोनरी ट्रंक से दो आर्टरीज निकल रही हैं, इधर पे एक जा रही है और एक इधर पे जा रही है। ये पल्मोनरी ट्रंक में क्या इंटर होगा? देखो ध्यान से देखो, आप एकदम ध्यान से देखना। आपके राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो गया? राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पर ट्रांसफर हो गया ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? ये जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में। कहाँ पर जाएगा ये ब्लड? पल्मोनरी ट्रंक में। कहाँ जाएगा? रुको मैं ब्लैक कलर का एरो बनाती हूँ। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ जा रहा है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? ये जाएगा लेफ्ट लंग्स के पास। किसके पास जाएगा? लेफ्ट लंग्स के पास। और राइट पल्मोनरी आर्टरी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? ये जाएगा राइट लंग्स के पास। किसके पास जाएगा? ये राइट लंग्स के पास। समझ में आया? तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, आपके राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहाँ से आया ये ब्लड? वेना कावा से और कोरोनरी साइनस से। यहाँ पे जब बहुत सारा ब्लड आ जाता है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब बलून के अंदर पानी भर देते हो और जब बलून को पचकाओगे तो बलून का पानी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में। लेकिन पल्मोनरी ट्रंक में जाने से पहले पल्मोनरी ट्रंक के पास भी वॉल्व प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वॉल्व। ये मैंने जो लेबल नंबर 1 किया है, यहाँ देखो ध्यान से, ये जो मैंने वॉल्व ड्रॉ की हैं,
यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक के पास भी वॉल्व प्रेजेंट है और उस वॉल्व को हम बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वॉल्व नंबर ए। वॉल्व नंबर ए कौन सी है आपकी? योर वॉल्व नंबर ए इज सेमील्यूनार वॉल्व। कौन सी वॉल्व है? सेमील्यूनार वॉल्व। सेमील्यूनार वॉल्व आपका ए और बी, रुको बताती हूँ मैं। देखो, राइट वेंट्रिकल से क्या ओपन हो रहा है? पल्मोनरी ट्रंक ओपन हो रहा है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या ओपन हो रहा है? आयोर्टा ओपन हो रहा है। क्या ओपन हो रहा है? आयोर्टा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आयोर्टा। क्या है ये? आयोर्टा। और आयोर्टा से क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी के पास। यहाँ पर अगर लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा है तो सुन के लिखो। यहाँ पर क्या होगा? आयोर्टा। आपका ये जो आयोर्टा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन हो रहा है। पल्मोनरी ट्रंक राइट वेंट्रिकल से ओपन हो रहा है, आयोर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन हो रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है? देखो, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आएगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आएगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? ये जाएगा आयोर्टा में। कहाँ पर जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? आयोर्टा में। सो आयोर्टा में ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ये इन आर्टरीज की मदद से और इसका जो मेजर सोर्स है उसकी मदद से कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पास जाएगा। सो देखो क्या हो रहा है, आपका पल्मोनरी ट्रंक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट है। जब यहाँ राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी ये वॉल्व खुलेगी और ब्लड अंदर घुसेगा। और यहाँ पर भी जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी आपके आयोर्टा की वॉल्व्स खुलेंगी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोर्टा में जाएगा। तो देखो थ्योरी क्या बताई गई है, द राइट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, द राइट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द पल्मोनरी ट्रंक एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द आयोर्टा। और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ ओपन हो रहा है? आयोर्टा में ओपन हो रहा है। These openings are guarded by 3 semilunar valves each. ये दोनों ओपनिंग किससे प्रोटेक्टेड है? पल्मोनरी ट्रंक के पास भी 3 सेमिल्यूनार वॉल्व्स है और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, आयोर्टा के पास भी 3 सेमिल्यूनार वॉल्व्स है। तो ये आपका ए, मैंने यहाँ पल्मोनरी ट्रंक के सेमिल्यूनार वॉल्व को ए लेबल किया है और आयोर्टा के सेमिल्यूनार वॉल्व को बी लेबल किया है। सो ए प्लस बी मिलके आपको क्या दे रहे हैं? सेमिल्यूनार वॉल्व्स दे रहे हैं। देखो मैं इधर लिख रही हूँ, ए प्लस बी, ए प्लस बी। यहाँ पर 3 सेमिल्यूनार वॉल्व्स, यहाँ पर 3 सेमिल्यूनार वॉल्व्स। देखो मैंने इधर लिखा है 3 सेमिल्यूनार वॉल्व्स ईच। कहाँ पर प्रेजेंट है? पल्मोनरी ट्रंक के पास 3 सेमिल्यूनार वॉल्व्स, आयोर्टा के पास 3 सेमिल्यूनार वॉल्व्स। 3 सेमिल्यूनार वॉल्व्स ईच, ए के पास 3, बी के पास 3। सो टोटल कितने सेमिल्यूनार वॉल्व्स प्रेजेंट है? 6 वॉल्व्स। कितने वॉल्व्स, सेमिल्यूनार वॉल्व्स प्रेजेंट है? 6। सेमीलूनार, लूनार मतलब क्या होता है? मून, एंड सेमी मीन्स हाफ मून। तो आप हाफ मून ऐसा बनाते हो, बस उसको उल्टा कर दो। सो पल्मोनरी ट्रंक में 3 सेमिल्यूनार वॉल्व्स और आयोर्टा में 3 सेमिल्यूनार वॉल्व्स। तो मैंने यहाँ पर लेबल किया है। ए और बी क्या है? ए एंड बी आर नथिंग बट 3 सेमिल्यूनार वॉल्व्स ईच। आगे क्या बताया गया है आपको? These walls prevent the backward flow of blood into the ventricles. एक बार अगर आपका ये ब्लड, वेंट्रिकल का ब्लड एक बार अगर आपके पल्मोनरी ट्रंक में चला गया, राइट वेंट्रिकल का ब्लड एक बार पल्मोनरी ट्रंक में चला गया या लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एक बार अगर आयोर्टा में चला गया तो वो ब्लड वापस नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये सेमिल्यूनार वॉल्व प्रेजेंट होती है। जैसे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व का फंक्शन है कि एक बार अगर ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया तो वापस पीछे नहीं जाना चाहिए, वैसे ही सेमिल्यूनार वॉल्व्स का भी फंक्शन है। एक बार अगर ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में चला गया तो वो ट्रंक से वापस वेंट्रिकल में नहीं आना चाहिए। सो दीज वॉल्व्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो। ये वॉल्व क्या करती है? इट प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो। ब्लड नीचे नहीं आने देती है, एक बार ऊपर गया तो गया। अब देखो सर्कुलेशन कैसे होता है, हमने पढ़ा था, पहले भी हमने पढ़ा था। ये देखो, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आपके बॉडी का जितना भी ब्लड है, आपके बॉडी का जितना भी ब्लड है, उस ब्लड में का सारा ऑक्सीजन आपने यूज कर लिया है। क्या कर लिया आपने? सारा ऑक्सीजन यूज कर लिया है। तो ब्लड क्या हो गया है? डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? राइट एट्रियम के पास आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? राइट एट्रियम के पास आ रहा है। और कौन लेकर आ रहा है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। कौन लेकर आ रहा है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ रहा है? राइट एट्रियम में आ रहा है। ओके
फिर ये राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल के पास जा रहा है। किसकी मदद से, ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से। ट्राइकस्पिड वाल्व को नीचे कौन खींचता है, कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने कहाँ से आया है, कॉलमने कार्ने से आया है। सो जब आपके राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ एंटर करता है, पल्मोनरी ट्रंक से। यहाँ से आया और यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक में गया। कहाँ गया, पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, कहाँ जाता है ये ब्लड, पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक से फिर वो ब्लड कहाँ जाएगा, अपने अपने लंग्स की तरफ जाएगा। राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स में भेजेगी उस ब्लड को, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स में भेजेगी। सो बेसिकली पल्मोनरी ट्रंक के बाद आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, लंग्स के पास। अब लंग्स के पास से ये ब्लड क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। एल्वियोलाई से क्या ले लेगा हमारा ब्लड, ऑक्सीजन ले लेगा। तो ऑक्सीजन लेने के बाद फिर वो ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, जब यहाँ पर ऑक्सीजन भर जाएगा तो ऑक्सीजन लेने के बाद वो ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के पास। कहाँ पर आ जाएगा वो ब्लड, पल्मोनरी वेन्स के पास। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पल्मोनरी वेन्स के पास। और फिर पल्मोनरी वेन्स कहाँ पर ओपन होती है, देखो पल्मोनरी वेन्स, 4 पल्मोनरी वेन्स कहाँ पर हो रही है, लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही है। कहाँ पर ओपन हो रही है, लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही है। फिर लेफ्ट एट्रियम में ये पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। किसकी मदद से, बाइकस्पिड वाल्व की मदद से। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की मदद से ये कहाँ जाएगा, आयोर्टा में जाएगा। कहाँ पर जाएगा ये ब्लड, आयोर्टा में जाएगा। फिर आयोर्टा से कहाँ जाएगा ये ब्लड, अलग अलग आर्टरीज के मदद से ये कहाँ चला जाएगा, बॉडी के पास चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा ये आयोर्टा से, बॉडी के पास चला जाएगा। और फिर बॉडी सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लेगी और फिर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचेगा। जब बॉडी सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लेगी तो क्या बचेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचेगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कौन कैरी करेगा, वेना कावा कैरी करेगा। सो बेसिकली ये जो पाथवे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इस पाथवे को अब आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के फॉर्म में पढ़ना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या क्या देखा हमने इधर पे, आपके वेना कावा से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक से 2 आर्टरीज निकलती है, राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी। लेफ्ट आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट लंग्स में लेके जाती है, राइट आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग्स में लेके जाती है। अपने अपने लंग्स से ऑक्सीजन भर के यहाँ का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो इन पल्मोनरी वेन्स में जाएगा और यहाँ का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो इन पल्मोनरी वेन्स में जाएगा। ये दोनों पल्मोनरी वेन्स कहाँ ओपन होंगी, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पर ओपन होंगी, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया फिर वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आयोर्टा में। आयोर्टा से वो अपने अपने ब्रेकियोसिफेलिक, कॉमन कैरोटिड और सब क्लेवियन आर्टरीज के मदद से वो बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। कहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में स्प्रेड होगा। तो ऐसा ही ये साइकिल चलते रहता है। तो देखो यहाँ पर अलग ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ ऑक्सीजनेटेड, यहाँ ऑक्सीजनेटेड। लेकिन ट्रांसफर कैसे होता है, पहले यहाँ से यहाँ, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा, फिर आयोर्टा से बॉडी, फिर बॉडी से वेना कावा, फिर वेना कावा से राइट एट्रियम। सो डबल सर्कुलेशन, पहले हार्ट से लंग्स के पास जा रहा है और फिर लंग्स से वापस हार्ट के पास आ रहा है और फिर हार्ट से बॉडी के पास जा रहा है। देखो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स से पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम। तो ये हो गया एक सर्कुलेशन। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा से बॉडी से फिर राइट एट्रियम। तो ये हो गया दूसरा सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये वाला दिस वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो पल्मोनरी ट्रंक का पार्ट है, राइट साइड वाला जो चेंबर है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन करता है। और लेफ्ट साइड वाला जो चेंबर है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन करता है। कौन सा सर्कुलेशन करता है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन करता है। एंड दिस इज द डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। और ये मत भूलना कि आपका जो पल्मोनरी ट्रंक है और आपका आयोर्टा है, यहाँ पर भी वॉल्स प्रेजेंट है, तीन वॉल्स प्रेजेंट है। कौन से 3 वॉल्स प्रेजेंट है, सेमी लूनार वॉल्स। कौन से 3 वॉल्स प्रेजेंट है, सेमी लूनार वॉल्स। और ये वॉल्व्स का क्या काम है, चाहे वो कस्पिड वॉल्व हो चाहे वो ल्यूनार वॉल्व हो, क्या काम है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करना और बैकवर्ड फ्लो मेंटेन करना। यहाँ पर ऊपर से ब्लड नीचे आया तो ऊपर नहीं जाना चाहिए
और यहाँ पर ब्लड नीचे से ऊपर गया तो नीचे नहीं आना चाहिए, अपना अपना इनका इंडिविजुअल फंक्शन है। आई होप आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे सीक्वेंस में मैंने लेबलिंग की है वैसे ही सीक्वेंस में आपको लेबलिंग करना है। फोसा ओवैलिस क्या होता है? फोसा ओवैलिस छोटा सा ओपनिंग होता है जो दो चेम्बर्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जो फीटस में प्रेजेंट होता है। फीटस में जब वो प्रेजेंट होता है तो उसको फोरामेन ओवैलिस बोलते हैं। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो वो होल भर जाता है, वहाँ पर मसल आ जाता है और फिर वो बन जाता है फोसा ओवैलिस। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है अच्छे से? दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे का प्रोसेसिंग नहीं समझ में आएगा। पंपिंग एक्शन, कंडक्टिंग सिस्टम, वो सब समझने में बहुत डिफिकल्ट होगी। अच्छे से इसका फोटो ले लो। ऑल राइट, तो अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर देना। बहुत एफर्ट से डायग्राम बनाया है, बट ठीक है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड देन ओनली क्लिक ऑन द लाइक बटन। अगर वीडियो अच्छी लगी है या कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करें। अच्छी लगी है वीडियो तो अप्रिसिएशन मेंशन करें, क्योंकि एक कमेंट से हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं और हमको आगे की वीडियोस अच्छी तरीके से क्रिएटिवली बताने में बहुत हेल्प होती है। और अगर वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनका बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर का बहुत वेटेज है। अब तक अगर आपने अपने कॉलेज ग्रुप, अपने क्लासेस ग्रुप में इनके लिंक्स शेयर नहीं किए तो लिंक्स शेयर कीजिए, उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चैप्टर का वेटेज है, उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार बोलकर थक गई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बाकी के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, नोट्स के लिए प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छे से वीडियो देखो, थ्योरी रीड करो, पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लाओ, हमें प्राउड फील कराओ और बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ। मिलते हैं जल्दी। सी यू सून। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।